नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो हम आज करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीएससी आई 417 एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक का। ठीक है, इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर के 25 तक मैं कर चुका हूँ। वीडियो में से एक प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 417 के नाम से एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन देना चाहता हूँ। इसके पहले ही मैं वीडियो में कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन दिया हूँ और इसका जो आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन ये है, द एक्सप्रेशन फॉर मॉडुलर रेशियो। ठीक है, मॉडुलर रेशियो m इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सीवीसी, वेयर द सिग्मा सीवीसी द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन है, फुली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सच एज क्रीप, पार्शली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप, does not take into account the long-term effect of such as creep is the same as the modular ratio based on the value of modulus of plasticity of structural concrete EC। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका जो सही आंसर होगा वो मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो है 26 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, the ratio of moment of inertia of a section about its centroidal axis to its distance of the extreme fiber from the centroidal axis। ठीक है, पूछ रहा है रेशियो ऑफ एम आई, मतलब मीन्स कि पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई ये जो है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ, मीन्स कि बाई जो डिस्टेंस होता है सेंट्रोइडल एक्सिस से। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस मान लेते हैं कि ये कहीं सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पे है, इससे कहीं जो है डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर तक का पूछ रहा है। जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, कहीं एक्सट्रीम फाइबर तक का, मीन्स कि यहाँ तक का वाई ले लेते हैं डिस्टेंस। तो ये हो जाता है सेक्शन मॉडुलस होता है, क्योंकि जेड इक्वल्स टू जो होता है आई और डिवाइडेड बाई होता है वाई होता है सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। रिजिडिटी मॉडुलस जो होता है जी, वो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीयर स्ट्रेस टाउ डिवाइडेड बाई सीयर स्ट्रेन फाइव हो जाता है। और रेडियस ऑफ जायरेशन जो हो जाता है ये हो जाता है आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, वेयर के जो हो जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन, तो के इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट आई और डिवाइडेड बाई एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा सही आंसर। और ये है रेडियस ऑफ जायरेशन का डेफिनेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन at which if the whole mass of the body were concentrated and its moment of inertia about the given axis would be same as with the distribution of mass। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है रेडियस ऑफ जायरेशन का, एयरप्लेन्स में है। ठीक है, एंड द ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज होता है इसका, जो प्रैक्टिकली है वो चीज़। ठीक है, विच नीड बैलेंस बट इरेगुलर शेप, इन सच केस रेडियस ऑफ जायरेशन इज यूज फॉर दिस पर्पस ऑफ कैलकुलेशन के लिए ये यूज होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इट्स वैल्यू चेंज विद द चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ज़्यादातर क्या होता है, इरेगुलर शेप वगैरह जो होता है उसके लिए यूजफुल होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आई जो हो जाता है इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर हो जाता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। तो पॉइजन रेशियो से हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि होता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन होता है। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई एक्सियल स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल लिखते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, म्यूकल तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। निगेटिव में होता है ये लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई एक्सियल स्ट्रेन करके लेते हैं, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड द डक्टाइल मटेरियल फेल ड्यू टू। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल पूछ रहा है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड मीन्स कि कोई डक्टाइल मटेरियल है और एक्सियल लोड के कारण जो है वो, ठीक है, किस रीजन से वो फेल होगा, लोड पी लग रहा है, नो सॉरी फेल ड्यू टू किसकी रीजन से होगा। तो इसका जो फेलियर होता है डक्टाइल मटेरियल का, देखिए यहाँ दिखाता हूँ। ये जो डक्टाइल मटेरियल है टेंशन मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सियल लोड लगेगा ये चीज़, पेन नहीं आ रहा।
हाँ, तो यहाँ पे जो फेल हो रहा है डक्टाइल मटेरियल इन टेंशन, ठीक है, टेंशन में है। सच डक्टाइल मटेरियल स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, देयर फोर फेल्योर इज ड्यू टू सीयर। द प्लेन ऑफ फेल्योर इज 45 डिग्री एंगल पे होगा, और ये फेल्योर जो कहलाएगा कप एंड कोन फेल्योर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया कप एंड कोन फेल्योर, 45 डिग्री एंगल पे ये होता फेल होता है। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल जब कंप्रेशन में रहेगा तो सच शॉर्ट मेंबर कंप्रेशन फेल्स इन कंप्रेशन एल्डिंग, फेल्योर प्लेन जो होगा इस 90 डिग्री पे होगा टू द कंप्रेसिव लोड, एंड इन कंप्रेशन एल्डिंग बल्जिंग ऑफ मटेरियल ऑकर्स, इस टाइप से उसका फेल्योर होगा 90 डिग्री पे कंप्रेशन में होगा ये। ठीक है, और जब ये डायरेक्ट एक्सियल लोड लगेगा तो ये शियर में फेल्योर होगा, 45 डिग्री एंगल पे होगा। वहीं ब्रिटल मटेरियल जो है अंडर टेंशन में 90 डिग्री पे फेल होता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है टेंशन में होता है, वीक होता है। तो ब्रिटल मटेरियल फेल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, इसका जो फेलियर होगा ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सरफेस विच इज एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल जो अंडर कंप्रेशन में क्या होगा, फेल होगा ड्यू टू सीयर से, फेल्योर होगा ड्यू टू सीयर। द प्लेन ऑफ फेल्योर इज एट 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, वेयर एज सियरिंग स्ट्रेंथ इज, इसमें जो सियरिंग स्ट्रेंथ होता है ब्रिटल मटेरियल का वो होता है टेंशन और कंप्रेशन जो स्ट्रेंथ होता है उसके बिटवीन होता है। और डक्टाइल मटेरियल आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन बट क्या वीक इन सियर होता है। ठीक है, तो ये 4 केसेस का बनता है, 2 और टॉर्शन में बनता है, उसको आगे डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन है उसके बेस पे भी है। तो ब्रिटल मटेरियल जो होगा फेल होगा 90 डिग्री पे फेल होता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, कंप्रेशन हो जाएगा फेलियर हो जाएगा सीयर के कारण फेल हो रहा होता है जो 45 डिग्री एंगल पे फेल होगा। और डक्टाइल मटेरियल जो टेंशन में फेल होगा कप एंड कोन टाइप का फेलियर होगा और वो होगा ड्यू टू सीयर। और फिर आता है जो कंप्रेशन में डक्टाइल मटेरियल का, तो होगा ड्यू टू फेलियर होगा एंड 90 डिग्री पे वो क्या होगा, कंप्रेशन एल्डिंग होगा उसका। ठीक है, फेल्स इन कंप्रेशन एल्डिंग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सीयर स्ट्रेस, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टोटल शियर फोर्स। 29 क्वेश्चन है, टोटल शियर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इन शियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एवरेज शियर स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, टोटल शियर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इन फोर्स हो जाएगा एवरेज शियर स्ट्रेस। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्ट्रेस डेवलप इन सिलिंड्रिकल वार सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्सन। ठीक है, स्ट्रेस डेवलप सिलिंड्रिकल वार पूछ रहा है, सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्सन इज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ब्रिटल मटेरियल टॉर्शन में जो फेलियर होगा तो क्या होगा, ये जो होगा इस शियर स्ट्रेस के कारण जो यहाँ पे फेलियर होगा, फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट होगा और फिर जो फेलियर होगा वो टेंशन के कारण होगा। तो सच ब्रिटल मटेरियल जो होगा है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मटेरियल फेल्स इन टेंशन, हेंस ब्रिटल मटेरियल सब्जेक्ट टू टॉर्शन फेल्स एट 45 डिग्री प्लेन पे फेल होगा ये। और जब डक्टाइल मटेरियल होगा टॉर्शन में, जो क्वेश्चन पूछ रहा है डक्टाइल मटेरियल आर वीक इन शियर होता है, इस डक्टाइल मटेरियल फेलियर ऑकर्स ड्यू टू प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस के कारण फेल होगा ये। ठीक है, ड्यू टू प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। और टॉर्जन टेस्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द longitudinal axis, hence ductile failure plane in its torsion will be perpendicular to the longitudinal axis, और जो फेल होगा वो 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, फेल्योर जो होगा ड्यू टू प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस टॉर्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल शियर स्ट्रेस हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ राइज इन टेम्परेचर डेवलप्स थर्मल स्ट्रेसेस। मेंबर है, कोई भी मेंबर को सब्जेक्टेड टू राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करेंगे तो जो उसमें स्ट्रेस जो डेवलप होगा थर्मल स्ट्रेसेस वो किस कब होगा डेवलप, व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपांड, व्हेन इट इज नॉट अलाउड टू एक्सपांड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अबव टू कंडीशन, व्हेन थर्मल स्ट्रेस डेवलप। क्या हो जाएगा, अगर हम कोई फिक्स है ये चीज मेंबर है और इसको हम हीटिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बढ़ करके ये हो जाएगा, एक्सटेंड होकर के ये हो जाएगा, इतना ये एक्सटेंड हो जाएगा अल्फ़ा। अगर ये फिर हम अलाउ किए हैं इसको तो ये जो इसमें जो चेंजिंग आएगा डेल्टा एल जो आएगा वो कितना हो जाएगा, एल अल्फ़ा टी हो जाएगा, सॉरी एल अल्फ़ा डेल्टा टी, जो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर वो हो जाएगा एल अल्फ़ा डेल्टा टी से। बट स्ट्रेस तब डेवलप होगा जब इसको हम रेजिस्ट करेंगे किसी चीज़ से, अगर हम इस दर हम कोई जो मटेरियल है जो बार है उसको हम फिक्स कर दिए तो ये अब इसे क्या है, एक्सपांसन होने से रजिस्ट कर रहा है, जब एक्सपांसन होने से रजिस्ट करेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस जो डेवलप होगा, तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू स्ट्रेन। तो और जो यहाँ पे जो स्ट्रेन हो जाएगा वैल्यू
वो हो जाएगा एल अल्फ़ा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा टोटल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा टी ई भी लिख सकते हैं या डेल्टा टी लिख सकते हैं, जो भी टेम्परेचर राइज करके हो रहा है तो ठीक है अल्फा टी ये हो जाएगा इसका स्ट्रेस जो डेवलप होगा व्हेन इट इज़ नॉट अलाउड टू एक्सपांड, जब इसको एक्सपांड होने से रोकेंगे रेजिस्ट करवाएंगे तो स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द प्राइमरी यूनिट ऑफ ए ट्रस इज, प्राइमरी यूनिट ऑफ ट्रस पूछ रहा था क्या हो जाएगा, ट्रस का जो प्राइमरी यूनिट क्या हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा सही आंसर। 33 में है इन द मोमेंट एरिया मेथड द डिफरेंस इन स्लोप बिटवीन एनी टू सेक्शन इज इक्वल्स टू, ठीक है पूछ रहा डिफरेंस इन स्लोप बिटवीन एनी टू सेक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया मेथड में जो होता है स्लोप जो होता है डिफरेंस ऑफ स्लोप होता है वो हो जाता है एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन दिस टू सेक्शन, ठीक है एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई आई डायग्राम बिटवीन दिस टू सेक्शन, ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा किस केस में, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन देगा यहाँ पे, डिफरेंस इन डिफ्लेक्शन जो होगा, ठीक है डिफ्लेक्शन वाला केस में ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए थ्योरम वन क्या कहा था मोमेंट ऑफ एरिया, द चेंज इन स्लोप फ्रॉम एनी पॉइंट एक्स टू बी इज इक्वल्स टू द एम बाई ई आई डायग्राम, एरिया जो है इक्वल्स टू द एरिया ऑफ, ठीक है इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन एक्स एंड बी, ठीक है तो थीटा बी है थीटा एक्स जहाँ जो भी हम सेक्शन कंसीडर करेंगे वहाँ पे एरिया ऑफ एम बाई आई डायग्राम के बराबर होगा। थ्योरम टू जो कहता है डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट दैट इज डेल्टा बी थ्री इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, ठीक है बिटवीन एक्स एंड बी पॉइंट, ठीक है तो ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन के केस में हो जाएगा सेकंड जो ऑप्शन बी है इसका, और ये जो हो जाएगा ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन में सही जो इसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, तो यहाँ पे वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है एरिया ऑफ एम बाई आई डायग्राम और ये मोमेंट ऑफ एरिया हो जाएगा डिफ्लेक्शन का, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना मोमेंट ऑफ एरिया हो जाएगा क्योंकि जो एरिया लेते हैं वो मोमेंट कंसिडर करके करते हैं तो आ जाता है डिफ्लेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 द फिक्स सपोर्ट कंडीशन इन रियल बीम बिकम्स द कंजुगेट बीम कंडीशन एज, तो जिसमें रियल बीम में जो होगा फिक्स कंडीशन होगा वो जाके क्या हो जाएगा कंजुगेट बीम में फ्री बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, और जो फ्री होगा यहाँ पे वो उसमें जा करके फिक्स्ड बन जाएगा, रोलर रहेगा यहाँ पे रोलर या हिंज रहेगा तो यहाँ के क्या हो जाएगा देखिए इंटरनल पिन होगा या रोलर सपोर्ट रहेगा तो इंटरनल हिंज बन जाएगा, ठीक है इंटरनल हिंज बन जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड है तो फ्री है तो फिक्स्ड बन जाएगा, इंटरनल पिन है अगर बीच में या रोलर सपोर्ट है तो इंटरनल हिंज बन जाएगा, या अगर इंटरनल हिंज है तो इंटरनल पिन या रोलर सपोर्ट बन जाएगा, इंड पिन और रोलर कनेक्शन है तो सेम रह जाएगा, ठीक है इंड पिन और रोलर कनेक्शन तो सेम रह जाएगा, लोडिंग है तो एम बाई ई आई डायग्राम ऑफ रियल बीम ड्यू टू द टॉप अप्लाइड लोड, शेयर फोर्स एट सेक्शन स्लोप एट एन इस पॉइंट हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट और सेक्शन है तो डिफ्लेक्शन बता देगा वो डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड है तो फ्री हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 है इन ए लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट पूछ रहा है स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर नॉट रिलेटेड, ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है स्टिफनेस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका ये फ्लेक्सिबिलिटी का होता है, ठीक है क्योंकि देखिए द डिस्प्लेसमेंट काउज्ड बाय यूनिट फोर्स इज फ्लेक्सिबिलिटी, क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू क्या जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय फोर्स हो जाएगा पी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज क्या हो जाएगा स्टिफनेस, तो क्या हो जाएगा स्टिफनेस को डिनोट करते हैं के से के इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई डेल्टा, पूछ रहा फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज स्टिफनेस, तो दोनों का जब रिलेशन कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू आ जाएगा 1/f, क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स में जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स बनता है वो n इंटू एन का बनता है, मीन्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, और जो इसका जो डायगोनल होगा मेन डायगोनल वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तभी ये स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसका जो डायगोनल मेंबर होगा एलिमेंट होगा वो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इस मीन्स की जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है, ठीक है और ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी केस में जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा DSI के इक्वल हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी केस में जो n ऑर्डर होता है
एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनता है वो हो जाएगा DSI के बराबर हो जाएगा, जितना DSI होगा। और अगर स्टिफनेस के केस में देखें तो ये जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी के बराबर है। DSI मीन्स की डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। और यहाँ अगर देखें स्टिफनेस के केस में तो n इक्वल्स टू जो जाएगा काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। कभी पूछ लेता है कि ये इसका एलिमेंट क्या रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, या कौन किस टाइप का मैट्रिक्स बनता है, स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है, या फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में जो उसको मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है किसके बराबर होता है, ये पूछ लेता है। या कभी यही पूछ लेता है कि स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पूछ लेता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। 36 है, इफ ए सिंगल स्पान बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स सिंक्स बाय डेल्टा एट वन एंड द फिक्स्ड इन मोमेंट डेवलप्ड इज। ठीक है, कह रहा है एक फिक्स सिंगल स्पान बीम है, फिक्स है, अगर ये डेल्टा से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो डेल्टा सॉरी, अगर ये डेल्टा से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है इट मीन्स कि ये जो रहेगा कुछ इस तरह से बनेगा ये चीज़। ठीक है, डेल्टा से डिफ्लेक्ट हो रहा, तो इसमें जो हो जाएगा मोमेंट जो डेवलप होगा, इसमें जो मोमेंट डेवलप होगा, फिक्स्ड मोमेंट जो डेवलप होगा, ये हो जाएगा कितना, 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो फिक्स्ड मोमेंट होगा वो इतना हो जाएगा, 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर ये रिजेक्शन पूछेगा तो रिएक्शन जो इसमें डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6 EI मोमेंट में, तो यह हो जाएगा 12 EI डेल्टा अपॉन और एल के स्क्वायर इंटू आर इंटू एल रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा LQ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। कभी पूछता है कि अनइक्वल सेटलमेंट, अगर दोनों इंड अगर अनइक्वल सेटलमेंट हो रहा है तो उस केस में फिक्स्ड मोमेंट कितना होगा, रिएक्शन कितना होगा उस पर। ये मैं ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में है, मेरा जाकर किसी में होगा, एक किसी वीडियो में है बना हुआ, ये है इसके एग्जाम्पल पे, या तो फिर शायद पार्टिकुलर इस टॉपिक पे ही बनाया हुआ है। अगर अनइक्वल सेटलमेंट हो तो उस केस में, या इसमें रिएक्शन पूछ रहा है तो रिएक्शन के केस में एक बना हुआ है वीडियो। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है किसी में एक क्वेश्चन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। या फिर पूछता है कि अगर एक इंड जो है टॉप सेटल कर अपवर्ड सेटल हो रहा है और एक इंड जो है बॉटम सेटल हो रहा है डेल्टा 2 से और एक हो रहा है डेल्टा 1 से, या फिर अनइक्वल सेटलमेंट के बारे में पूछता है, उस केस में पूछता कभी फिक्स्ड मोमेंट पूछ लेता क्या होगा, या कभी पूछता रिएक्शन डेवलप होगा तो क्या होगा, या कभी पूछता कि रिएक्शन डेवलप होगा या मोमेंट डेवलप होगा या दोनों डेवलप होगा, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस टॉपिक काफ़ी, ये टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 35 नंबर और 36 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे इस दोनों टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर से। 37 नंबर है, सिंगल बे सिंगल स्टोरेज पोर्टल फ्रेम हैविंग ए हिंज लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, सिंगल बे है और सिंगल पोर्टल फ्रेम है और लेफ्ट सपोर्ट हो जाएगा। इस सपोर्ट पे क्या है, हिंज है, और इस सपोर्ट पे क्या कर रहा है, राइट साइड में फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड राइट सपोर्ट है और हिंज लेफ्ट सपोर्ट इज लोडेड विथ यूडीएल, तो यूडीएल लगल है, और सॉरी ये जो है यूडीएल यहाँ नहीं, एंड फिक्स राइट सपोर्ट इज लोडेड विथ यूडीएल ऑन इट्स बीम। ये जो इंड है ये हो जाएगा यूडीएल है। ठीक है, ऑन इट्स बीम, स्टेट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो ऑन इट्स स्टेट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड द डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो पूछ रहा है इट वुड अस्वे टू द लेफ्ट साइड एंड इट वुड अस्वे टू द राइट साइड, इट वुड नॉट अस्वे एट ऑल एंड, तो अस्वे में क्या है कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0 है तो जिस डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहा है उस डायरेक्शन में ही होगा। और दूसरा क्या है कि जिधर स्टिफनेस कम होगा, ठीक है, इसमें इस मेंबर का जो स्टिफनेस आएगा वो क्या आ जाएगा, 3EI/L आ जाएगा। अगर इसका इस मेंबर का इनर्शिया जो I है और लेंथ L है, और दोनों को सेम मान लेते हैं, दोनों सेम लेवल पे है, I और L है, तो इस मेंबर में हो जाएगा 4EI/L हो जाएगा, और इस मेंबर में हो जाएगा 3I/L हो जाएगा इसका स्टिफनेस, और इसका हो जाएगा 4EI/L। और क्या कह रहा है, सिंगल बेस सिंगल स्टोरेज पोर्टल फ्रेम हैविंग ए हिंज्ड लेफ्ट सपोर्ट एंड फिक्स्ड राइट सपोर्ट इज लोडेड विथ यूडीएल ऑन इट्स बीम। ठीक है, तो इस केस में पूछ रहा है, तो
तो क्या हो जाएगा, असबे जो हो जाएगा इसका इट वुड असबे, जिधर स्टिफनेस कम रहेगा असबे उस साइड में होगा, या अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नॉट इक्वल टू जो जिस डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहा है उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इट वुड असबे टू द लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, इधर ही असबे करेगा क्योंकि स्टिफनेस इसका कम है, तो इसका इधर जो हो जाएगा वो असबे करेगा इधर। ठीक है, इट वुड अस्वे टू द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है कि एफ सी टी जो होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और पूछ रहा है एफ सी के बीच का रेशियो। ठीक है, इस दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो डायरेक्ट टेंसाइल या जो होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का, ठीक है, वो जो होता है अप्रोक्सीमेटली 7 से 15% के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ देखिए स्टेटमेंट है, द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बीइंग ओनली 7 to 15% ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, 7 to 15% बोल रहा ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। और दूसरे किस्म क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन प्योर शेयर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 10 से 20% ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, एक में होता है 10 से 20 स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन प्योर शेयर में पूछ रहा है, यहाँ पे है प्योर शेयर बता रहा है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का जो 10 से 20% ही होता है। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में 7 से 15% का होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो 7 से 15% जो एवरेज लिया जाता है वैल्यू वो होता है 10%। वो जो वैल्यू होता है 10% लिया जाता है, तो 10 जो लिया जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की एफ सी के का 10% हो गया, मतलब कि 0.10 होगा डिवाइडेड बाई एफ सी के। तो एफ सी के से एफ सी के कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है इन बिटवीन इसी के बीच में आता है। ठीक है, तो हो जाएगा 0.10। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, इन एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन concrete is not fully stressed up to permissible stress, reinforcement is not fully stressed up to permissible stress, इधर A और B, बोथ A एंड B। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, ठीक है, सपोज कि ये जो है न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा एक्सिलिमिटिंग है कहीं, ठीक है, और एक ये है और ये एक जो है ये है। ठीक है, ये जो बीच वाला है एक्सियो लिमिटिंग है या क्रिटिकल बोल सकते हैं। ये जो है ये वैल्यू जो है एक्स यू का जो है वैल्यू ये है ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, और ये जो वैल्यू है ये है एक्स यू यहाँ पे लेस देन एक्स यू लिमिटिंग। और एक्स यू कहाँ से मेजर हो रहा है, यहाँ से मेजर हो रहा है। ठीक है, एक्स यू फिर एक्स यू लिमिटिंग है, फिर क्या है एक्स यू का ये वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एक्स यू इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला में, जब कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करते हैं तो 0.87 एफ बाई ये हो जाता है ए एस टी बैलेंसिंग, अगर एक्स यू लिमिटिंग का बात करते हैं तो। ठीक है, 0.36 एफ सी के इंटू बी। अब देखिए क्या है कि स्टील बाकी सब सारा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू अब स्टील का परसेंटेज हम लोग जितना बढ़ाएं, मतलब मीन्स का स्टील का क्वांटिटी हम लोग एरिया जितना बढ़ाएंगे क्वांटिटी, एक्स यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इट मीन्स कि ये कहाँ जाएगा, इधर शिफ्ट होते जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होते जाएगा। और अगर इसको हम एरिया लोग घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स यू भी इतना अपना ये घटते जाएगा, तो ये क्या करेगा अपवर्ड शिफ्ट करते जाएगा। ठीक है, तो जब अंडर एनफोर्स रहेगा इट मीन्स कि जो कंक्रीट जो रहेगा नॉट फुल्ली स्ट्रेस अप टू परमिसिबल स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो भी अंडर एनफोर्स में क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू रहेगा स्ट्रेन का वो पहले कहाँ रीच करेगा, रेनफोर्समेंट में रीच करेगा। ठीक है, रेनफोर्समेंट में रीच करेगा तो हमें क्या मिलेगा, डक्टाइल फेलियर होगा, मीन्स कि टेंसाइल फेलियर होगा, और हमें एम्पल वार्निंग मिल जाएगा डिफ्लेक्शन या क्रैकिंग होने से पहले। ठीक है, कंक्रीट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ये केस जो हो जाएगा रेनफोर्समेंट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस अप टू परमिसिबल लिमिट, ये क्या होता है ओवर एनफोर्स सेक्शन में होता है, ओवर एनफोर्स सेक्शन में जाता है। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जो भी स्ट्रेन जो होता है रीच जो करता है पहले कंक्रीट में ही रीच कर जाता है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा रेनफोर्स होने के कारण क्या होता है कि स्ट्रेन इसमें रीच नहीं कर पाता पहले, उससे पहले ही कंक्रीट में स्ट्रेन रीच होता है और ये कंप्रेशन फेलियर हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई एम्पल वार्निंग वगैरह मिलता नहीं। इसमें क्या होता है पहले कि इसमें स्ट्रेन जो होता है स्टील में पहले रीच करता है, एल्डिंग में पहले रीच करता है, इसके कारण जो फेलियर होता है वो डक्टाइल के
फेलियर होगा पहले, मीन्स कि टेंसाइल फेलियर होगा पहले पहले जो भी रेनफोर्समेंट वगैरह का होगा पहले वहाँ से डिफ्लेक्शन वगैरह स्टार्ट होगा, ना कि कंक्रीट से स्टार्ट होगा। तीसरे क्या हो जाएगा इसमें, अंडर रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस अप टू परमिशिबल लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन का। 14 नंबर क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पान बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। स्पान बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो पूछ रहा है, रेशियो परमिसिबल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट बता रहा है। ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में जनरली बी एज्यूम टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट स्पान टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन वैल्यू ऑब्टेन एज बिलो। तो ये जो वैल्यू होता है, ये तीनों जो वैल्यू होता है, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26, ये वैलिड होता है अप टू 10 मीटर तक ही वैलिड होता है। अगर स्पान एबव 10 मीटर है, ठीक है, स्पान एबव 10 मीटर द वैल्यू ए जो है मे बी मल्टीप्लाइड बाई, इसे क्या करते हैं फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग निकालते हैं 10 बाई स्पान करके, फिर हम लोग एल मॉडिफाइड निकालते हैं, एल बाई डी का जो वैल्यू होगा, एल बाई डी का वैल्यू ये मॉडिफाइड निकालने के बाद फिर जो होगा एल बाई डी जो ओरिजिनल आएगा उसमें K1 फैक्टर करके हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे किसके लिए पूछा है, सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन में 20 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन एनफोर्समेंट इन सेक्शन एट फेल्योर इन LSM शैल नॉट बी लेस देन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.002 प्लस एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.15। यस, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.002, ठीक है, प्लस 0.87 एफ वाई और डिवाइडेड बाई यस, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट along द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड या एक्सटर्नल लोड इज नोन एज। ठीक है, ये सपोज कि मेंबर है, टेंसाइल कोई प्लेट है, स्टील प्लेट है, और इसमें जो है यहाँ लोड लग रहा है P। ठीक है, पूछ रहा है कि इन द डायरेक्शन सेंटर टू सेंटर स्प्रिंग है, यहाँ कहीं बोल्टिंग किया हुआ है, तो ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड के केस में क्या हो जाएगा, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा बोल्ट का वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, वो कहलाता है पिच कहलाता है, पिच कहलाता है। और ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, ये होता है गेज, होता है गेज डिस्टेंस हो जाता है इसका, या इसका होता है पिच डिस्टेंस। जो ये जो होता है ये होता है 1.5, सॉरी ये तो हो जाएगा पिच के बराबर हो जाएगा 2.5 डी होता है डायाफ होल, और पिच भी जो हो जाता है 2.5 डी हो जाता है। ये जो इंड डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, या इंड डिस्टेंस बोलते हैं, ये हो जाता है 1.5 इंटू होल डाया, डी नोट लेते हैं। ठीक है, होल डाया जिसके डाया बोल्ट प्लस का होल एरिया जो होता है पूरा उसका जो जो लेते हैं D+2 या D+1.5 इस करके लेते हैं, वो वैल्यू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर पूछा सेंटर सेंटर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन स्टील स्ट्रक्चर वायर केबल आर जनरली यूज्ड एज, ठीक है, तो वायर केबल जो सिस्टम में क्या होता है टेंसाइल मेंबर होता है। ठीक है, सिंगल एक्सियल मेंबर ही लगता है, टेंसाइल टेंशन मेंबर रहता है ऑलवेज। 44 इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन रेशियो ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, टू द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टू कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में जो हम लोग लेते हैं डिजाइन स्ट्रेस लेते हैं करके कैलकुलेट करके फाइनल जो हम लोग निकालते हैं वो जाता है 0.45 FCK होता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो हो जाता है वो हो जाता है FCK, तो ये कट करके हो जाएगा कितना 0.45 का नियरेस्ट वैल्यू जो होगा 0.446 हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, सही। नेक्स्ट है 45 नंबर फॉर वार्स इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बाउंड स्ट्रेस फॉर वार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका जो इंक्रीज करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए डेटा जो दिया हुआ है एज पर IS 456 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो है टाउ बीटी का वैल्यू हो गया। ठीक है, बाउंड स्ट्रेस लिमिटेड हर ग्रेड के लिए बाउंड स्ट्रेस जो होता है, और टाउ बीटी जो डिपेंड करता है सिर्फ वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। ठीक है, सारा वैल्यू। और फॉर डिफॉर्म बार कन्फर्मिंग टू IS इतना इंक्रीज बाई 60%। डिफॉर्म बार क्या होता है, या तो HY ST बार जो हो गया 415 या 500 या फिर 500 हो गया,
जिस बार पे रिब्ड लगा रहा था इस टाइप से जो रिब्ड लगा रहा था वो। और फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यू बाउंड स्ट्रेस फॉर वार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, ये हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन पूछ रहा है फॉर बार इन कंप्रेशन द वैल्यू बाउंड स्ट्रेस फॉर द बार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाई 25%। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर यही पूछता आपका ये चीज़ कि डिफॉर्म बार के लिए अगर है तो हो जाता है आपका 60%। क्वेश्चन नंबर 46 है साइड फेस रेनफोर्समेंट फॉर आरसी बीम आर प्रोवाइडेड व्हेन द डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड्स। ठीक है, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट तब प्रोवाइड करते हैं जब आपका जो डेप्थ ऑफ वेव है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वेव जो है आपका, ये चीज़ जो है डेप्थ ऑफ वेव, सपोज कि ये सेक्शन है, कट सेक्शन ले लेते हैं। तो ये जो डेप्थ ऑफ वेव जो होता है आपका जब 750 mm से जब इंक्रीज कर रहा हो, जब ग्रेटर देन हो जाएगा 750 mm से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू को हम लोग मिनिमम हम लोग 0.1% ऑफ वेव एरिया का पूरा हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं दोनों फेस पे। ठीक है, दोनों फेस पे हम लोग रेनफोर्समेंट करते हैं प्रोवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड फेस रेनफोर्समेंट द डेप्थ ऑफ वेव बीम एक्सीड 750 mm side fence reinforcement shall be provided along the two faces. The total area of such reinforcement shall not be less than 0.1% of the wave area and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm और वेव थिकनेस विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना है कि इसका जो स्पेसिंग होगा 300 mm से ज़्यादा नहीं होगा, या फिर वेव थिकनेस जो होगा उसका बोलेंगे जोन से जो लेस होगा वो ले लेंगे। और कितना मिनिमम आपको 0.1% ऑफ वेव एरिया आपको रेनफोर्समेंट वहाँ प्रोवाइड करना, दोनों फेस पे प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हो जाएगा 750 mm हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, ऑप्शन सी। 47 है एज पर IS 456/2000 स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो फॉर ए टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब विथ HYST सेटिस्फाइंग वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। ठीक है, 456 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, स्पान टू ओवर डेप्थ LYD का रेशियो पूछ रहा है, फोर टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, विथ HYST बार सेटिस्फाइंग वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। ठीक है, देखिए IS कोड क्या कहता है, फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन द शॉर्टर ऑफ द टू स्पान शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। क्या इसको हम लोग कहते हैं, शॉर्टर स्पान को पहले हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ठीक है, फिर है कि टू वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पान अप टू 3.5 मीटर विथ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट द स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो गिवन बिलो में जनरली बी एज्यूम टू बी सेटिस्फाई। ठीक है, टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर लोडिंग क्लास अप टू 3 kN पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 35 है और 40 है। ये किसके केस में है, माइल्ड स्टील के केस में है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे नोट में किया हुआ माइल्ड स्टील के केस में। ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना। जब ये हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बाउंड रहेगा जैसे Fe415 के केस में है, तो वैल्यू गिवन भी शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 0.8 से फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 और यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़ 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा HYST बार के लिए हो जाएगा, डिफॉर्म बार के लिए हो जाएगा 28 सिंपली सपोर्ट के केस में, और कंटिन्यूस के केस में हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड के केस में पूछ रहा था। ठीक है, तो LYD का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 हो जाएगा केस से, ये हो जाएगा नॉर्मल जो माइल्ड के केस में है इंटू 0.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 28। ठीक है, 48 नंबर है इन केस ऑफ डीप बीम रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस इट्स कंडीशन रिस्पेक्टिवली आर लिमिटेड टू। ठीक है, डीप बीम के कैसे पूछ रहा है कि जो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा जो सिंपली सपोर्टेड हो या कंटिन्यूअस इट्स कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया हुआ वो डीप बीम में है या नहीं है। तो रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड केस में होता है 2 होता है, और इसके केस में होता है 2.5। देखिए, अ बीम शैल बी डीम्ड टू बी डीप बीम व्हेन रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो, मतलब कि LYD का रेशियो जो होगा लेस देन होगा 2 से, तो हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा, एंड 2.5 से अगर लेस होगा तो हो जाएगा कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि LYD का जो वैल्यू होगा वो लेस देन होगा 2 से LYD का रेशियो, और अगर लेस देन है 2 से और 2.5 से कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एंड 2.5, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, फॉर एग्रेसिव इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन एज सीवर द असेस्ड सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, फॉर एग्रेसिव इन्वायरमेंट में पूछ रहा है, एग्रेसिव इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन एज सीवर है,
द एसेस सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक शुड नॉट, ठीक है, सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक पूछ रहा है, शुड नॉट एक्सीड, तो हो जाता है 0.1 mm हो जाता है, एक्सेसिव एनवायरनमेंट के कंसिडर में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आईएस कोड क्या कहा था, एज पर क्लाउज 35.3.2 में द सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक, ठीक है, सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक शुड नॉट इन जनरल एक्सीड 0.3 mm इन मेंबर्स वेयर क्रैकिंग इज नॉट हार्मफुल एंड डज नॉट हैव एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, अगर कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है या कुछ भी सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा, सीवियर कंडीशन नहीं है, तो उस केस में हम लोग 0.3 mm तक अलाउ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक्सीड 0.3 शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके इन मेंबर वेयर द क्रैकिंग इन द टेंसाइल जोन इज हार्मफुल, ठीक है, इधर बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द इफेक्ट्स ऑफ वेदर और कंटिन्यूसली एक्सपोज टू मॉइस्चर और इन कॉन्टेक्ट सॉइल और ग्राउंड वाटर, एंड अपर लिमिट ऑफ 0.2 mm इज सजेस्टेड फॉर द मैक्सिमम विड्थ ऑफ क्रैक, ठीक है, किसमें क्या है, हार्मफुल है, या फिर एक्सपोज टू इफेक्ट ऑफ वेदर और कंटिन्यूसली एक्सपोज टू मॉइस्चर वगैरह केस में है, या कॉन्टेक्ट ऑफ सॉइल केस में, ग्राउंड वाटर सॉइल, तो उस केस में फॉर पर्टिकुलरली क्या है कि एग्रेसिव एनवायरनमेंट, सीधा स्टेटमेंट ये है, आईएस कोड का उठा के दे दिया है, एग्रेसिव एनवायरनमेंट सच एज सीवर कंडीशन कैटेगरी में है, तो टेबल नंबर 3 जो है एज एसेस्ड द सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक शुड नॉट इन जनरल एक्सीड 0.1 mm, लास्ट लाइन जो ग्राफ लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लें, ये स्पेशली दिया हुआ है एग्रेसिव एनवायरनमेंट के लिए, सीवर कंडीशन है, तो नॉट एक्सीड 0.1 mm से ज़्यादा का क्रैक विड्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा। Question 50, the permissible stress for HYST 415 bars for the purpose of designing bridge deck as per IRC 21/2000, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस बोल रहा है HYST बार के लिए फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग ब्रिज डेक, ठीक है, देख लेते हैं टेबल में IRC 21 क्या कह रहा है 2000 में, जो परमिसिबल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील रिइंफोर्समेंट में, ठीक है, तो क्या है कि इसमें है टेंशन इन फ्लेक्सर सीएल और कंबाइंड बिल्डिंग में किसमें क्या है 415 के लिए, 415 के लिए देखिए क्या है इस परमिसिबल स्ट्रेस 200 मेगा पास्कल है, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं, टेंशन भी नहीं पूछ रहा फॉर द बार पर्पस ऑफ डिजाइनिंग ब्रिज डेक, तो डेक के केस में क्या हो जाएगा, यही सब जो फोर्सेस आएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्लेक्चरल सीयर और कंबाइंड के लिए टेस्टिंग करें तो उसमें जो 415 के लिए जो आएगा वैल्यू वो हो जाएगा 200 मेगा पास्कल, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा पूरा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 417 का जो पूरा क्वेश्चन था 1 से लेकर के पूरा 50 तक का पूरा सोल्यूशन पेपर 5 का कंप्लीट हो चुका है, पेपर 5, ठीक है, पेपर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं जो हम लोग CTQ जो 2 क्वेश्चन था उसका जो आंसर है था ये था, ठीक है, आंसर क्या है उसका, देखिए पहले क्या है एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, CTQ जब पूछ रहा था जो क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कि ये पूछ रहा था कि जो मॉडुलर रेशियो का जो वैल्यू आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ठीक है, वो उसका किस बीच में पड़ता है, उसमें क्रीप का इफेक्ट फुल्ली होता है या पार्शियली केस में आता है, किस केस में आता है वो पूछ रहा था। तो एग्जांपल के केस में समझ लेते हैं कि मॉडुलर रेशियो पूछ रहा, हम ले लेते हैं कि M20 के केस में WHM या LSM कॉन्क्रीट, ठीक है, यूज क्रीप कोएफिशिएंट हम मान लेते हैं कि 1.6 है 28 डेज का, ठीक है, 28 डेज का वहाँ पे ये है क्रीप कोएफिशिएंट, ठीक है। WHM केस में क्या हो जाएगा, जो मॉडुलर रेशियो होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, वेयर सिग्मा CBC जो होता है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, और ये सिग्मा CBC जो होता है ये क्या हो जाएगा, जितना FCK है उसका 1/3 वैल्यू हो जाता है, ठीक है, सिग्मा CBC इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/3, सिग्मा CB इक्वल्स टू 1/3 ऑफ FCK, ठीक है, FCK हो जाता है, तो हो जाएगा 13.33 यहाँ से आ गया। अगर हम LSM में देखेंगे, LSM में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के केस में जाता है ES/EC हो जाता है मॉडुलर रेशियो, तो ES/Y क्या कितना हो जाएगा, स्टील का जो होता है ES मॉडुलस प्लास्टिसिटी कितना हो जाता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² हो जाता है, डिवाइडेड बाई 5000 अंडर रूट FCK हो जाएगा कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 8.94 आ जाएगा। जब इसी का हम लॉन्ग टर्म देखेंगे वेल कंसिडरिंग द क्रीप कोएफिशिएंट कंसिडर करते हुए, तो क्या देखते हैं M इक्वल्स टू जो होता है ES/EC होता है, जो इफेक्टिव कंक्रीट मॉडुलस प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हो जाता है लॉन्ग टर्म के केस में होता है, यहाँ पे होता है डिवाइडेड बाई 5000 अंडर रूट FCK डिवाइडेड बाई 1 + थीटा होता है, 1 + थीटा को वहाँ ऊपर भेज दिया गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये सब वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से जब सारा पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा आपका 23.25 आ जाएगा। तो अब देखिए ये WHM का जो वैल्यू आ रहा है मॉडुलर रेशियो का यहाँ से किसके बीच में आ रहा है, इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं
कि जो मॉडुलर रेशियो ऑफ WSM कैन बी कंसीडर्ड इनकॉर्पोरेटिंग पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑप्शन था, देख लेते हैं ऑप्शन वहाँ पे क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, फुल्ली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप, पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप। ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म ऑफ क्रीप। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द क्रीप नहीं होगा, इधर सेम भी नहीं होगा, फुल्ली भी नहीं होगा, ये हो जाएगा पार्शियली, दोनों के बीच में वैल्यू आता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका इसी ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। मॉडुलर रेशियो के बारे में आप यहाँ पे जान चुके हैं क्या होता है। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो क्रीप कोफिशिएंट होता है 7 डेज, ठीक है, मैंने 28 डेज का मान करके चला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 1.6, तो 7 डेज और 1 ईयर का जो होता है, 1 ईयर का जो होता है, यहाँ से क्रीप कोफिशिएंट थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि एज कम्पेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ, ठीक है, 1 ईयर का जो स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, कंक्रीट का, आप 28 दिन के बाद जो होगा 1 ईयर का कंक्रीट, ये कितना परसेंट गेन करता है, अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू ज़्यादा होता है 28 डेज का, सपोज कि हम 100% मानते हैं, तो 1 ईयर में आपका जो वैल्यू होगा कितना एक्सीड करेगा, ठीक है, उससे कितना परसेंट वैल्यू स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज करता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 7 डेज और 1 ईयर का जो क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, और 28 डेज के कंपेयर में 1 ईयर में जो स्ट्रेंथ गेन होता है वो कितना परसेंट एक्स्ट्रा होता है एज कम्पेयर टू 28 डेज का स्ट्रेंथ से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।